हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वन शॉट स्टार्ट कर दिए हैं, सरफेस केमिस्ट्री का ऑलरेडी हो चुका है एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग करेंगे वन शॉट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड एक चीज मैं गारंटेड बोलता हूं दैट कि रिवीजन के लिए, इस लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए हमारे वन शॉट बिल्कुल बेस्ट है। एक और जरूरी बात बेटा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ वन शॉट करो और कुछ भी मत करो। वन शॉट से क्या होता है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो जाता है आपको बहुत अच्छे से। सारी लेंथी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वन शॉट देख लो। जितनी भी आपकी काम की चीजें है ना, उन पे ज्यादा फोकस किया गया और एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे समझाया गया। देखना आपको खुद मजा आ जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड से भी जरूर कराना। मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को मुझे सपोर्ट मिले इस बोर्ड में, क्योंकि मिलकर बहुत अच्छा करने वाले हैं। चलिए कीजिए और देखिए इस वीडियो को। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को सुपर फास्ट वे में। सारे के सारे टॉपिक जल्दी जल्दी इसके कवर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक मीन्स स्पीड। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडीज अबाउट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में कि वो किस स्पीड से होती हैं, एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उनकी केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो, आपको पता हो कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है, कोई रिएक्शन हो सकती है, तो उसके लिए डेल्टा जी फैक्टर होता था ना, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन क्या मानी जाती थी? स्पॉन्टेनियस मानी जाती थी कि वो रिएक्शन पॉसिबल है। सरफेस केमिस्ट्री में भी मैंने आपको ये फंडा समझाया है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं दैट दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, कि जितनी रिएक्शन आगे होगी इतनी वो रिएक्शन पीछे होती रहेगी। और अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है भाई, तो वो रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती, नॉन फिजिबल रिएक्शन होती है। तो सर इस यूनिट में तो हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। अब केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे। क्या स्पीड भी कोई रोल प्ले करती है? तो आंसर है यस, स्पीड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो, एक रिएक्शन की मैं बात करता हूं, डायमंड टू ग्रेफाइट। क्या डायमंड से ग्रेफाइट बन सकता है? तो मेरा आंसर है यस, डायमंड से ग्रेफाइट बन सकता है। अब डायमंड कितना महंगा है, ग्रेफाइट कितना सस्ता है, पॉसिबल है ये। मतलब यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या रहती है भाई? नेगेटिव रहती है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो अभी हमने बोला कि रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। बट दिस रिएक्शन इज इनफाइनाइटली स्लो। बट ये रिएक्शन जो होती है बहुत स्लोली होती है, बहुत बहुत ज्यादा स्लोली। तो हम ये मान के चलते हैं कि डायमंड डायमंड ही रहेगा, डायमंड इज फॉर फॉरएवर। हम नहीं देख रहे उसको चेंज होते हुए। या हम कोल पेट्रोलियम की बात करें, मैं आपको बात करूं कि यार ये जो कोयल लकड़ी है, मान लो पेड़ पौधे हैं, अगर इनको हम धरती में दबा दें, क्या इनसे पेट्रोल डीजल कोयला कुछ बन सकता है? अगर मैं उसको देखने बैठूं, हमें पता है यार वो करोड़ों साल में एक बार बना है, वो रिएक्शन पॉसिबल है, वो रिएक्शन हो सकती है, उस पेड़े से कोयला बन सकता है, बट उसको करोड़ों साल लग जाएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं नहीं यार वो नहीं, वो चेंज हमें दिखाई नहीं देता, इतनी स्लोली हो जाता है। तो रिएक्शंस की स्पीड मैटर करती है। अब स्पीड के हिसाब से अगर मैं केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करूं तो 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, देन वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, देन मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? वो केमिकल रिएक्शन ऑब्वियस जो बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाती हैं। कितनी फास्टली? कंप्लीटेड एज द रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड। सिर्फ रिएक्टेंट को मिक्स करने की जरूरत है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इतनी फास्ट हो जाती है। और अगर एग्जांपल की बात करूं तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन रहती हैं
वो सभी की सभी आप लोग पुट कर सकते हो किसमें, वेरी फास्ट एग्जाम्पल में। इन रिएक्शन की स्पीड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड के ही करोड़वें हिस्से में कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब रिएक्टेंट आपने डाला और ये दवा जैसी खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, इनको कर दो तो ये क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। अगर मैं बोलूं इनका रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं की जा सकती। नोट्स में मैंने ज्यादा एग्जांपल दिए हैं तो वीडियो को भी मैं ज्यादा लेंथी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, टू दी पॉइंट बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया। हाँ, कि सब कुछ समझ में आ जाए बट हम पॉइंट से दूर न जाए। वेरी स्लो, जो बहुत ज्यादा स्लो होती है। ठीक है, दिस रिएक्शन टेक्स डेज, मंथ्स, इवन ईयर्स इन कंप्लीशन। इनको पूरा होने में दिन, महीने, सालों तक लग सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ये एक स्लो प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ये एक फास्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। दूसरी बात करें तो सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का सेट होना। सर सीमेंट को सेट होने में कहाँ टाइम लगता है, आप देखो सीमेंट पाउडर फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो जाता है बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है वेरी स्लो रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम जो बनता है ये भी बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड में बनता है। मॉडरेट केमिकल, अच्छा इनकी भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है भाई, बहुत ही ज्यादा। अगली बात करते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। सिंपल है, दोज केमिकल रिएक्शन विच आर नीदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट, ना तो ज्यादा स्लो है और ना ही ज्यादा फास्ट है, ठीक ठाक स्पीड से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे टाइम में कंप्लीट होती है जो हमें हमारी यूनिट्स के अकॉर्डिंग है, सेकंड में, मिनटों में, घंटों में कंप्लीट हो जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर को हाइड्रोलाइज करवाना है आपने। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, इसमें आप वाटर ऐड करोगे इन एसिडिक मीडियम पे कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में, C6H12O6 है ना, C6H12O6, इट्स ग्लूकोज एंड इट्स फ्रुक्टोज। तो रिएक्शन बहुत ज्यादा मतलब ठीक ठाक स्पीड से हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होती, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होती। इन रिएक्शन की रेट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शन की स्पीड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और इन्हीं रिएक्शन की, इन्हीं जैसे रिएक्शंस की स्पीड को हम लोगों ने पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अभी बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, कि कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्शन किस स्पीड में हो रही है। स्पीड को हम लोग कैसे, बाइक की अगर स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना था, टोटल डिस्टेंस कितना है और उसमें कितना टाइम हमें लग गया। ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, कई तरह से डेफिनेशन बन सकती है। बेटा प्लीज इस यूनिट में कुछ नहीं है, सिर्फ ये है, इसको अच्छे से समझ लो आप। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि टाइम के साथ रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, यही रिएक्शन की स्पीड को बताता है। अब देखो, अगर मैं देखो एक सिंपल बात समझो, एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। मान के चलते हैं कि इनिशियल रिएक्टेंट, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है 100 ग्राम, प्रोडक्ट कितना होगा भाई स्टार्टिंग में, ऑब्वियस है जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट तो नहीं बना होगा, आटे से रोटी बनानी है, स्टार्टिंग में आटा होगा, रोटी तो नहीं होगी, तो इनिशियल प्रोडक्ट कितना होगा, 0 ग्राम। हम मान के चलते हैं कि 10 मिनट के बाद जो रिएक्टेंट है, फाइनल रिएक्टेंट है, वो खत्म हो गया,
और जो फाइनल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सारे का सारा बन गया हो गया 100 ग्राम। एक चीज आपको यहां से दिखाई दे रही होगी कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता चला गया और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता चला गया। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो डिक्रीज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। एक टाइम के साथ कितना डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट, या फिर क्या लिख सकते हो, इंक्रीज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक टाइम के साथ कितना प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं चेंज ऑफ रिएक्टेंट निकाल लो, तो आप कैसे निकाल लोगे, डेल्टा आर, चेंज रिएक्टेंट यही है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 100 कितना होगा, -100। अगर मैं बोलूं चेंज इन प्रोडक्ट निकाल लो, फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट यानी कि +100। अब मैं आपको बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपने बोला है डिफाइंड एज चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि कितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में टाइम के साथ। देखो, तो अगर मैं यहां से बोलता हूं डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, चेंज इन रिएक्टेंट कितना है -100, टाइम कितना लगा है 10, तो यहां से आंसर जो आ जाएगा -10 ग्राम पर मिनट आ जाएगा। और यहां से अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहूं तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन प्रोडक्ट कितना है भाई 100 अपॉन में टाइम कितना 10, तो ये क्या है 10 ग्राम पर मिनट। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि रिएक्टेंट हर मिनट 10 ग्राम माइनस मतलब खत्म हुआ है, प्रोडक्ट हर मिनट में 10 ग्राम बनता चला गया, बढ़ता चला गया। अभी देखो बात को समझना मेरी, अगर आप नोटिस करो तो ये बराबर ही है, जितना रिएक्टेंट खत्म हो रहा है प्रोडक्ट उतना ही बन रहा है। बट अगर मैं इनको रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में लिखना चाहता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को अगर इस रिएक्शन के लिए मैं लिखना चाहता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जा सकता था डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, बराबर है। बट ये इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक माइनस लगा देता हूं। क्यों लगा देता हूं, सो दैट कि इसकी नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ के प्लस में आ जाए। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें लिखी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये रिएक्टेंट वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इस माइनस का साइन का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, बट चेंज इन रिएक्टेंट टाइम के साथ नेगेटिव आ रहा है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नेगेटिव इसके सामने लगाया। नोट से मैंने लिखा भी है इस बात को, क्लियर है। अब आपको अलग अलग रिएक्शन दे रखी है, मान के चलो आपको एक रिएक्शन दे रखी है, मान लो ये है 2x + 3y gives 5z। अगर मैं आपको बोलूं इसके रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो, एनसीईआरटी में एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्रेशन, ठीक है, बहुत आसान। तो देखो ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है, माइनस साइन लगा देते हैं, सो दैट के प्लस में है। कोफिशिएंट को कौन में लिखते हैं 1/2, ये क्या होगा डेल्टा x बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ये रिएक्टेंट है -1/3 डेल्टा y बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ेगा, कोफिशिएंट अपॉन में लिखना आपने +1/5 डेल्टा z बाय डेल्टा टी। इज दैट क्लियर और नॉट, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। आपको योर रिएक्शन देखना चाहते हो, मान के चलो मैं यहां पे एग्जांपल दे देता हूं जो कि एनसीईआरटी में भी है आपके लिए, N2 + 3H2 gives 2NH3। बहुत फेमस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है हैबर प्रोसेस, अमोनिया को बनाने के लिए यूज की जाती है। अगर हमें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट है तो माइनस कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो सीधा डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ये भी रिएक्टेंट है, कोफिशिएंट अपॉन में लिखना है डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है +1/2 डेल्टा
NH3/ΔT। अब एक चीज जो आपने, अच्छा ये जो ब्रैकेट लगा रहा हूं ना, ये जो इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट याद रखिए, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसे? कंसंट्रेशन ब्रैकेट, मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट, या फिर आप इस लोग इसे बोल सकते हो एक्टिव मास ब्रैकेट। रिएक्शन में तो एक्टिव मास ही रिएक्ट करेगा ना, तो इसे एक्टिव मास ब्रैकेट भी बोल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर का बन भी जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बन जाए। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या होगी? अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। मोलर, मोलर वर्ड का मतलब क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है भाई? मोल पर लीटर होती है, या फिर जनरली हम लोग कैपिटल एम भी लिख देते हैं। और टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट मिनट हो सकती है, टाइम की यूनिट सेकंड हो सकती है, टाइम की यूनिट हार्स हो सकती है। तो अब देखो जो आपको यूनिट बनानी है वो यूनिट बना दो, ठीक है। तो यहां से अगर इसके साथ लेके चले तो इसकी यूनिट बन सकती है मोल पर लीटर पर मिनट, या फिर मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर मोल पर लीटर पर हार, या फिर मोलर, इस कैपिटल एम को बोलते हैं मोलर, मोलर पर मिनट, या फिर मोलर पर सेकंड, या फिर मोलर पर हार। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा फंडा होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड से हो रही है, और रिएक्शन की स्पीड को अगर कैलकुलेट करना है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिएक्टेंट में चेंज आ रहा है, कितना प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है विद टाइम। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, वन लाइनर बन सकता है कि इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। तो आप क्या लिखोगे, मतलब मोस्टली बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है, नेगेटिव साइन शोज दैट डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। अब आगे बढ़े तो रेट ऑफ रिएक्शन के 2 टाइप होते हैं और उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के देखिए 2 टाइप होते हैं भाई, कौन कौन से? पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे सारे टॉपिक मैं इंडिविजुअली भी अपलोड कर चुका हूं, अलग अलग भी मैंने टॉपिक अपलोड कर दिए, बहुत अच्छे से अपलोड कर दिए, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी अभी फास्ट करना चाहो तो फास्ट भी कर लो। अब देखो एवरेज का मतलब आप समझते होंगे, एवरेज मतलब एक बड़ा सा टाइम दे रखा है, एक बड़े से टाइम इंटरवल में हम देखना चाहते हैं कि रिएक्शन में क्या चेंज है। तो इंस्टेंटेनियस किसे कहते हैं? जब हम बात करना चाहेंगे कि फिक्स इंस्टेंट की, एक फिक्स पल की, भाई हाँ इस छोटे से टाइम में इस मोमेंट पे कितना रिएक्टेंट में चेंज आया है, कितना रिएक्शन में बढ़ी है घटी है, ये सब होता है इंस्टेंट। क्लियर है? देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे जरूरी बात है ये, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम के इंटरवल के अंदर, एक टाइम के चेंज के अंदर कितना फर्क पड़ रहा है रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस किसे कहेंगे? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी देखो ज्यादा मैं फनी एग्जांपल अभी नहीं दूंगा, ठीक है, अभी तो बस ये जल्दी निकालते हैं। इसमें गिवन इंस्टेंट की बात होती है। अब एवरेज एक बड़े टाइम की बात है, तो बड़े टाइम में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। एक छोटे से टाइम की बात है तो उसमें छोटे से चेंज आएंगे। तो बड़े चेंजेस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डेल्टा। अक्षर गिन लो, 5 अक्षर है भाई। और इसमें छोटे अक्षर मतलब छोटा चेंज है तो इसमें हम बात करते हैं डेल की। डेल इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी।
अगर मान के चलो आपको कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी आपके पास ये है। आपको बोला जाए पेपर में इतना भी आ जाता है कि बताओ इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो, इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो, आप कैसे दोगे? देखिए अगर आप बात करते हो एवरेज की तो कैसे लिखा जाएगा? ये है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मैंने बोला अपोन में जाते हैं, रिएक्टेंट है तो -1/a। अब एवरेज है तो बड़ा चेंज आएगा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कोफिशिएंट -1/b, माइनस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू बाई प्रोडक्ट है, कोफिशिएंट अपोन में जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस में क्या आएगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये भी प्रोडक्ट है, प्लस 1/d डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। क्लियर होती है बात? अभी अगर मैं बात करता हूं इसी का, अगर आपको एक्सप्रेशन देना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो आप क्या करोगे? इसको लिखोगे -1/a da बाय dt, एक छोटा सा टाइम और छोटा सा चेंज, da बाय dt। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे डेल्टा लिखते हैं, वहां पे डेल लिखते हैं। अगर कभी टाइम का इंटरवल बोल देना, इंटरवल वर्ड जब भी आ जाए तब भी एवरेज की बात होगी। क्लियर है? बाकी जनरली हम रिएक्शन में प्रेफर करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात बोल ली गई है, और अगर आपको स्पेसिफिकली बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या टाइम इंटरवल, तब वो बात कर रहा है एवरेज की। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू रिएक्टेंट है तो माइनस कोफिशिएंट 1/b, क्या लिखा जाएगा? db बाय dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट है प्लस 1/c dc बाय dt इज इक्वल टू प्लस 1/d db बाय dt। इस तरह से क्लियर होती है बात भाई? बस सिर्फ इतना फर्क है भाई, डेल्टा की जगह डी आ रहा है। और प्रेफर किसको करते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। अब इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार। और देखो बहुत ज्यादा जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसके लिए आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। न्यूमेरिकल बहुत सारे बन जाते हैं, आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। आप एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करके चलिए, कुछ भी, जैसे मैं मान के चलता हूं ये है 2x प्लस 3y गिव्स 5z, ये एक रिएक्शन है। आपको सब कुछ बताना है कि यार क्या रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन में, अपीयरेंस में, डिसअपीयरेंस में। समझिए, अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आई थिंक अभी तक आ चुका आपको, ठीक है। और मैंने आपको कुछ नहीं बताया, एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, तो वो कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है? वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। कैसे लिखेंगे? -1/2 dx, और ये ना थोड़ी कलाकारी कम करना, अच्छे वाला बना देना इसको, ठीक है, ऐसे dx बाय dt इज इक्वल टू -1/3 dy बाय dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो प्लस 1/5 dz बाय dt। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को। आगे बढ़े, अगर आप लिखना चाहते हो अपीयरेंस, अपीयरेंस किसकी होती है? प्रकट कौन होता है, बनता कौन है? अपीयरेंस कह लीजिए, अपीयरेंस और कह लो फॉर्मेशन ऑफ किसकी? फॉर्मेशन तो जेड की हो रही है, तो कैसे लिखोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ जेड। अपीयरेंस या फॉर्मेशन है यानी कि प्लस, रेट की बात कर रहे हैं, रेट यानी डी बाय डी टी। किसके अपीयरेंस की बात कर रहे हैं भाई? जेड के अपीयरेंस की बात है, प्लस डी जेड बाय डी टी आप लिखोगे।
अब आपसे पूछा जाए कि इसमें और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये लिखा गया dz बाय dt। तो आप क्या कर सकते हो, जो उसका कोफिशिएंट है 5 मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ रिएक्शन से, तो आपकी अपीयरेंस निकल के आ जाएगी किसकी, जेड की। आ रही बात समझ में या ऊपर से जा रही? भाई सुनो, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन निकालने किसके लिए, आपको जेड के लिए। तो रेट यानी डी बाई डी टी, अपीयरेंस यानी प्लस होती है, फॉर्मेशन जेड की बात है डी जेड बाई डी टी लिखोगे। अब आप ये तो है अपीयरेंस किसकी, जेड की। अब आपसे पूछा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये प्लस डी जेड बाई डी टी आपको निकालना है। ये 1/5 एक्स्ट्रा 5 को तो ले जाओ 1/5 को, या फिर सिंपल याद रखो जो कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूं। मान लो कि आपको बोला गया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, यहां बजेगा एकदम से, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई। मान लो आपको ये बोला गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई, तो रेट यानी डी बाई डी टी, डिसअपियरेंस वो चीज गायब हो रही है तो माइनस का साइन लगा दो, डी वाई की बात हो रही है तो। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, माइनस डी वाई बाई डी टी का क्या रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। ये रहा माइनस डी वाई बाई डी टी, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसका कोफिशिएंट 1/3, तो इस 3 को इधर ले जाओ, हो जाएगा। अगर याद नहीं रहता तो बस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं आपको बोल लूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस कह सकते हो आप, या फिर डीकम्पोजिशन भी कह सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ किसकी, एक्स की। डिसअपियरेंस या डीकम्पोजिशन यानी माइनस डी बाय डी टी और एक्स। क्या रिलेशन होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ? देखो अगर कोई कोफिशिएंट यहां पे नहीं होता तो कुछ भी नहीं करते, बट कोफिशिएंट है 2 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे भाई, 2 से। बताना जरा क्या मुश्किल है। इसी तरह से ये सबसे पहले टाइप के न्यूमेरिकल है जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक अदर न्यूमेरिकल। अभी देखो आगे बढ़ते एक न्यूमेरिकल है। अब पता है बार बार वो रोक के ना मैं रफ करने का टाइम तुम लोगों को, मतलब कोशिश करता हूँ रफ करना ना दिखाऊं आप लोगों को, वो टाइम बच सकता है तो बचाएं अपन शॉप में। तो ये आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको कुछ डाटा और गिवन है, आपको दिया गया है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज दिस, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO निकालना है, ठीक है। और एक और निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 आपको ये निकालना है। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं सबसे पहली चीज कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो भाई, क्या लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, -1/2 डी NO2 बाय dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी NO बाय dt इज इक्वल टू प्लस 1/1 डी O2 बाय dt। ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। अगर इन्होंने कुछ डाटा हमें गिवन है, क्या, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ डिक्रीज, रेट यानी डी बाई डी टी जो गिवन है आपको, डी बाई डी टी डिक्रीज NO2 के लिए, ये डाटा आपको गिवन है, कितना गिवन है, 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को सोल्व करना है वो करना है रेट ऑफ रिएक्शन। आपको क्या गिवन है, माइनस डी NO2 बाई डी टी, आपको माइनस डी NO2 बाई डी टी गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो 1/2 एक्स्ट्रा लगना चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। बहुत आसान है, मैं एक बार बोलूंगा, अगर आपको कुछ मुश्किल लग रहा ना तो 2-3 न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना इसके, ठीक है, आसान लगेगा। मैंने कराया वो चेक कर लेना केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट में। तो क्या होगा, -1/2 डी NO2 बाई डी टी, तो माइनस डी NO2 बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, और 1/2 ये कितना देगा, 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगली चीज आपको क्या कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO। ये तो पहला क्वेश्चन है जो आपने सोल्व कर लिया, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या सोल्व करना है आप लोगों को, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO निकालना है, यानी कि आपको निकालना है
रेट यानी डी बाई डी टी, इंक्रीज यानी प्लस किसके लिए, एनओ के लिए, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है और आपको ये निकालना होता है, कैसे निकाल देते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन और इनटू में क्या कर देते हैं, जो इसका कोफिशिएंट होता है इक्वेशन में, ये रहा एनओ, ये इसका कोफिशिएंट है 2, तो कर दो 2 इंटू में 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये कितना आ जाएगा 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जो थर्ड है ये वाला आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मुझे पता चले कि बच्चे कितने ध्यान से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। और प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा कि 2-3 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी कर लो इसके, सो दैट कि आपका अच्छा होल्ड इस पे हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, फर्क डाल सकते हैं बुक्स में आपको। और इनसे क्वेश्चन भाई बन सकता है, एनसीईआरटी में सीधा क्वेश्चन बना हुआ है, और एक एक पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है 1 लाइनर में। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि कंसेंट्रेशन इज लाइक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, किसी रिएक्शन में अमाउंट कितना है रिएक्टेंट का, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर है विद द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। याद रखिएगा कि अगर कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आग लगी है किसी जगह पे, लगनी नहीं चाहिए वैसे, भी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है ना, वही बंद हो गई है। तो अगर वहां पे ऑक्सीजन की प्रॉपर, देखो आग के लिए ना आग से भी ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वहां पे एक रिएक्टेंट का रोल प्ले करती है। अगर वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात, आग वो लगती जाएगी और वो रिएक्शन और ज्यादा होती जाएगी। क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखिए, जैसे ही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी। जब रिएक्शन खत्म होने वाले होते हैं रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम रिएक्टेंट बहुत कम हो जाता है। और स्टार्टिंग में रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है। अब देखो स्टार्टिंग में तुम लोगों में सुपरविजन बैच में पूरा जोश था, वो धीरे धीरे वो जोश खत्म हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी बढ़ा लो जोश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। देखो फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो धरती पे 3 फिजिकल स्टेट की बात की जाती है। या तो कोई रिएक्टेंट सॉलिड फेज में हो सकता है, या कोई रिएक्टेंट लिक्विड फेज में हो सकता है, या फिर कोई रिएक्टेंट गैसियस फेज में हो सकता है। तो याद रखिए जो गैसियस फेज वाली रिएक्शन होती है वो सबसे फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई रिएक्शन होनी है तो पहले पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, उनको तोड़ना बहुत आसान होता है। इसी वजह से गैसियस रिएक्शन की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। याद रखिएगा रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? एग्जांपल दो। कहीं भी चाय बना रहे हो भाई, चाय एक रिएक्शन है, और जैसे हम उसमें गैस का बर्नर ऊपर की तरफ उठाएंगे, गैस ज्यादा देंगे, टेम्परेचर ज्यादा देंगे, चाय वो जल्दी बन जाएगी। एक जनरल डाटा दिया जाता है, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल्स। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, दोगुनी स्पीड से होने लग जाती है। एक डाटा है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जनरली केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। बहुत सी केमिकल रिएक्शन है जो बहुत स्लो होती है, बट जैसे ही कैटलिस्ट आता है उनकी स्पीड को बढ़ा देती है। कैटलिस्ट का मैकेनिज्म हम सरफेस केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से देख के आए हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? विद द कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस विच चेंज या कह लो विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। और इसमें खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एनी चेंज इन इटसेल्फ। क्लियर होती है बात या नहीं होती है भाई? चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो एक ऐसी कंडीशन में अगर आपने अलग अलग रिएक्टेंट रखे हैं, अभी लाइक समझो, अभी जैसी कंडीशन है ना, बहुत से बच्चे के लिए सेम ही कंडीशन है। ये सर्दियां बहुत से बच्चों को महसूस हो रही होंगी, है कि नहीं, नींद भी सभी को आ रही होगी, बट क्या सभी का रिजल्ट सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि वो खुद किस वे में लेते हैं उसको। चलो अभी फिलोसॉफी की क्लास नहीं बनाते हैं, इसको टॉपिक पे आते हैं। अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग स्पीड में बनाते हैं। एक एग्जांपल दें, अगर मैं आयरन को रखूं वाटर के अंदर और दूसरी जगह मैं सोडियम को रखूं वाटर के अंदर, तो आपको पता है सोडियम को जल्दी आग लग जाएगी। सोडियम वहां पे फास्टली रिएक्ट कर रहा है, आयरन वहां पे उतनी फास्टली रिएक्ट नहीं करता। और अगर इसका मैं दूसरा एग्जांपल की बात करता हूं, जनरली बुक्स के अंदर जो एग्जांपल दिया गया है ये भी हो सकता है, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। ये रिएक्शन फास्ट है, दोनों की ऑक्सीडेशन हो रही है, देखिएगा 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, और ये रिएक्शन स्लो है। यही कहा जाता है कि अगर सेम कंडीशन है तो और रिएक्टेंट अलग अलग है तो रिएक्शन की स्पीड अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट, ये भी बहुत जरूरी है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। कि किसी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? तो याद रखिए, विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। एग्जांपल देने की जरूरत है, चलो एग्जांपल देता हूं। 1 किलो मिश्री ले ली, बड़े बड़े पीस हैं, 1 किलो बूरा ले लिया, वो पाउडर फॉर्म है। पाउडर फॉर्म ज्यादा जगह गिरेगी, अगर मैं फैला दूं उनको तो ज्यादा जगह वो पाउडर गिरेगा। अब आप उनको पानी में डालना चाहते हो, पानी में डिजोल्व कराना चाहते हो, तो कौन जल्दी डिजोल्व होगा? ऑब्वियसली आपका आंसर बूरा होना चाहिए, ठीक है। अब एक से एक कलाकार होते हैं, कुछ भी सोचना है वो एक अलग बात है, बट बूरा जल्दी घुलेगा। ये बात किस साइड जा रही है कि हाँ भाई सरफेस एरिया बढ़ेगा रिएक्टेंट का तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एक लकड़ी का बड़ा सा पीस है, फिर उस लकड़ी के चिप्स करवा दिए, छोटे छोटे पीस करवा दिए। एक बड़ा सा पीस है, मान लो 10 किलो लकड़ी है, फिर एक और 10 किलो लकड़ी लिए उसके छोटे छोटे पीस करवा दिए, और फिर उस इतनी ही 10 किलो लकड़ी का बुरुदा बनवा दिया, पाउडर बनवा दिया। ये चिप्स हैं, छोटे छोटे पीस हैं, ये बहुत बड़ा पीस है। अब तीनों में आग लगा दी, सबसे ज्यादा जगह कौन गिरेगा? पहले तो बताओ, सबसे ज्यादा जगह किसने गिरनी है? पाउडर ने, उस बुरुदे ने। अब आग लगा दी तीनों में, तो कौन जल्दी जल जाएगा? ऑब्वियसली वो। तो रिएक्शन की भी यही फंडा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अगली बात है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। देखो जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, वहां पे रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब जितनी कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी भाई उतनी बेस्ट चीज है। अगर मेरी बात सुनो, दो बंदे हैं, दोनों ने फोन लेना है, मतलब मान लो 2 भाई हैं, वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं हमने फोन लेना है। एक बोल देता है कि मैं तो रेडमी का फोन लूंगा, एक बोल देता है मुझे तो आईफोन लेना है 11 प्रो। अब फोन दोनों को लेना, अब एक की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पॉसिबल है पेरेंट्स टाइम ले या थप्पड़ थप्पड़ अरे निकल, ऐसा भी हो सकता है। और भाई को थोड़ा जल्दी मिल सकता है, वो छोटी डिमांड रख रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को करवाना है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी, उनको एक्टिव करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी वो कम होगी उतनी बेस्ट होगी। तो याद रखिए, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रिएक्शन, उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक ना वर्ड आएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट कह सकते हो आप। जो लाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन उन्हें कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जादू याद है, कोई मिल गया ऐसे वाला, धूप चाहिए होती थी उसको। अब अगर भाई को अंधेरे में रखेंगे तो भाई काम नहीं करेगा। ऐसी ही रिएक्शन होती है, अंधेरे में काम नहीं करते हैं, अगर इनको लाइट मिलेगी तभी अच्छे से काम करेंगे। इसका एग्जांपल हो सकता है H2 प्लस Cl2, यहां पे मैंने सनलाइट डाल दी तो बहुत अच्छे से रिएक्शन करेगी और ये बन जाएगा 2HCl। तो ये था जी केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1, बाकी बचा हुआ हम पार्ट 2 में करेंगे। पढ़ते हैं अभी सरफेस के केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है, और अगर
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाए तो रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाती है। मैंने कल एमसीक्यू में भी आपको ये कराया था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जाती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। एग्जांपल दिया था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है जंगलों में, वो किस वजह से ज्यादा अच्छे से आग लग रही है, बिकॉज वहां पे रिएक्टेंट जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मिल रहा है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये दो टॉपिक है भाई, एक है लोमा, लोमा मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं, ये आप लोग 11th में भी पढ़ के आए हो। एंड नेक्स्ट इज रेट लॉ। देखिए ये जो लॉ था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थियोरेटिकल लॉ है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसको हमने इस यूनिट में ज्यादा डीप में पढ़ना है। चलते हैं पहले लॉ ऑफ मास एक्शन की बात क्या कह रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is proportional to the product of molar concentration of reactant and each raised to the power their गिवन कोफिशिएंट, उनके जो कोफिशिएंट दिए गए हैं वो उनकी पावर बना दो। एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि रिएक्शन आपको दी गई है ए प्लस बी से क्या बन रहा है भाई, प्रोडक्ट बन रहा है। ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है और मैं आपको बोलूं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो कैसे दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है, इस तरह से एंड बी को लिखोगे एंड रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, गिवन कोफिशिएंट है, मतलब ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। अगर आप इसको यहां से हटा देते हो, किसको हटा देते हो भाई, आप हटा देते हो इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहां से हटा दो तो ये आएगा के, ये ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, इस के को जनरली बोला जाता है रेट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट, और ये है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना भी आ सकता है, आसान है मुश्किल है। मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि आपको कोई रिएक्शन दे रखी है 2x प्लस 3y गिव्स 5z। मैं आपको बोलता हूं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, ये मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, रेट टू द पावर देयर कोफिशिएंट, जो इनके कोफिशिएंट है, गिवन कोफिशिएंट, इसकी पावर 2 बनेगी, इसकी पावर 3 बनेगी। जब हम इसको हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम लोग बोला करते हैं रेट कांस्टेंट। इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, पहले अभी देख लेते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, अगर ये 1 हो जाए, अगर ये 1 हो जाते हैं तो ये के क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो आप लोग क्या लिखोगे, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction when molar concentration of each reactant is unity। जब हर एक रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन यूनिटी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है भाई। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो भी आया था इसको हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट भी बोल सकते हैं, रिएक्शन रेट भी
बोल सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। जैसे हमने किया था जबकि हर एक रिएक्शन के लिए अलग कैटलिस्ट होता है, वैसे हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो अगर सच्चाई कहूं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आप एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वहां पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। अगली बात, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल समझते ना, जो आगे की तरफ भी जा रही है पीछे की तरफ भी जा रही है, जब वो आगे की तरफ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वहां पे जो रेट कांस्टेंट होगा उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। और जब वो बैक साइड में आएगी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो उसे कहेंगे बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो उन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, उन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अगली बात, फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी द रिएक्शन। एक्चुअल में के आपको क्या बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बताता है के जो है, तो जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी याद रखना उतनी ही ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी होगी। गलत बोल दिया, जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी फास्टर रिएक्शन की स्पीड भी होगी। अच्छा एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को डिफाइन करो। रेट कांस्टेंट क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कल किया था, क्या था भाई, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, कि टाइम के साथ कितना चेंज आता है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, जस्ट अभी करके आए हैं, दैट रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है कब, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। जब रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, एक हो जाए। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं यूनिट की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, चेंजेस विद टेम्परेचर। आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक नंबर क्वेश्चन पक्का बनेगा, पक्का। चेंजेस विद टेम्परेचर, इसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। यूनिट रेट कांस्टेंट की अलग अलग ऑर्डर के लिए, चेंजेस विद टेम्परेचर नहीं, चेंजेस विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप कहोगे सर ऑर्डर क्या है, ये भी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हो। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। एक दो केसेस को छोड़ दे तो मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मैंने इतने एग्जांपल दिए हैं। हम एक ही बात बोलते हैं कि रिएक्शन की स्पीड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। किसकी कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट पे। अगर रिएक्टेंट कम ज्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड भी कम ज्यादा होगी। बट कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, आगे आएंगे। लाइक कई रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें कैटलिस्ट आ जाए तो वहां पे कैटलिस्ट रोल प्ले करने लग जाता है। और रेट कांस्टेंट हमने बोला है एक पॉइंट में, दैट की वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छे से कर लेना यार, डिफरेंस हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो, चाहे फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात क्यों ना हो। तो ये तो बात हुई लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हमने रेट कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब बात करते हैं जो एक्चुअल लॉ है, जिसे हम लोग क्या भी बोलते हैं, रेट लॉ भी बोलते हैं। क्या होता है सर रेट लॉ?
क्या होता है भाई रेट लॉ? बिल्कुल कॉपी ही है लगभग तो उसकी, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है। अगर मैं बोलूं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये एक ऐसी बात है जो दोनों ही लॉज के अंदर कॉमन थी। क्या कॉमन थी दोनों ही लॉज के अंदर? बात कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो दो रिएक्टेंट है तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब ये तो बात हुई सिमिलैरिटी की, अब बात करते हैं डिसिमिलैरिटी की। ईच रेज टू द पावर, ईच रेज टू द पावर देयर एक्चुअल यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। अब जैसे इसका कोफिशिएंट ए दे रखा है, इसका कोफिशिएंट बी। अब रेट ऑफ रिएक्शन में इनका एक्चुअल में यूज नहीं हो पाया, ये स्पीड को बढ़ाने में इनका कोई भी यूज नहीं था, या जितना भी था वो एक अलग बात, वो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमें पता लगता है। एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला दैट कि इसका अल्फा यूज हो पाया है, इसका बीटा यूज हो पाया है, तो पावर क्या बनेगी भाई? अल्फा बनेगी एंड बीटा बनेगी। कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में इसकी अल्फा कंसंट्रेशन टर्म ने योगदान दिया है, इसकी बीटा कंसंट्रेशन टर्म ने योगदान दिया है, तो पावर क्या बनेगी? अल्फा एंड बीटा बनेगी। क्लियर होती है बात? सर हमें कैसे पता लगेगा? बहुत से न्यूमेरिकल्स आगे हम करेंगे, उनकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा। अब देखो जैसे एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस रिएक्शन की स्पीड सारी की सारी डिपेंड करती है सनलाइट पे। कल हमने किया था, अगर ये रिएक्शन डार्क में होगी तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बोलता हूं किसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। चलिए एक बात तो दोनों में कॉमन रहेगी, क्या? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2Cl2, यहां पे भी कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड Cl2 रेज टू द पावर। लॉ ऑफ मास एक्शन किसको पावर बनाता था? जो गिवन कोफिशिएंट होते थे। अभी कोफिशिएंट इसका 1, इसका 1। ये किसको पावर बनाएगा? ये पूछेगा भाई मुझे ये बताओ कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में H2 की कितनी कंसंट्रेशन टर्म ने योगदान दिया है, Cl2 की कितनी कंसंट्रेशन टर्म ने योगदान दिया है। और एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन इन पे डिपेंड नहीं करती, इस पे डिपेंड करते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हमने सरफेस केमिस्ट्री में मैकेनिज्म में देखा था, वो वैसे वैसे बाहर निकल जाते हैं। लॉक एंड की मेथड में भी देखा था, और भी मैंने मैकेनिज्म अच्छे समझाए थे आपको। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर हो जाती है दैट किसकी पावर 0 आएगी, इसकी पावर भी 0 आएगी। समझ लो, इस तरह से डिफरेंट है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, देख के कोई भी बता सकता है पावर क्या बनेगी। ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, बंदे को थोड़े से रट्टे पेलने पड़ेंगे, या फिर हमारे पास कुछ डाटा हो तब हम बता सकते हैं। सर हम पेपर में कैसे करेंगे? घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए तो इतना याद रखो, आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे तब देखेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब कैटलिस्ट से तुम्हें क्लियर होता होगा दैट कि भाई उनकी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड नहीं करती रिएक्टेंट पे। क्लियर है? अब यहीं से एक टर्म निकल के आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बोलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल टर्म्स आई है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग, इनका सम ही क्या कहलाता है? इसी को मैं बोलूंगा ऑर्डर। डिफाइन करूं तो किस तरह से डिफाइन करूंगा? इट इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म या एक्सपोनेंशियल टर्म कह लीजिए, या पावर कह लीजिए। इट इज द सम ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। भैया रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है उनका सम कर दो, जो सम होगा वही क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा।
अब ऑर्डर याद रखिए, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर 0 हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। क्लियर होती है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी होती है भाई। रेट कांस्टेंट इज कि अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन, एक एग्जांपल मान के चलते हैं, मान लो आर रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। बहुत आसान तरीके से बताता हूं मैं, और यहां से भी जो बात मैं अभी बोलने वाला हूं 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिएक्टेंट के मोलर कंसेंट्रेशन के। इसकी पावर n बना दो, n कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और ये n ही हमें क्या बताएगा? ऑर्डर बताएगा। अच्छा हम जिस लॉ को मान के चलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को मान के नहीं चलते हम लोग मान के चलते हैं रेट लॉ को। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर n। n कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर जो कि हमें ऑर्डर बताएगा इसकी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा आगे लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज के एंड रिएक्टेंट की पावर है भाई n। इसको उधर ले आओ, रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिएक्टेंट की पावर n इक्वल्स टू के। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रिएक्टेंट ये कंसेंट्रेशन ब्रैकेट है, कंसेंट्रेशन यानी मोलैरिटी की बात होती है, मोल पर लीटर की पावर n। इसको ऊपर लेके जाओ, इस सारी की पावर 1 होगी, इसकी पावर ऊपर n। तो यहां से ये कुछ समझ में आया तुम्हें, अच्छी बात है, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बनेगा? के ये क्या है? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ये n है, देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n, ऊपर जाके माइनस n होगी, तो ये 1 माइनस n पर सेकेंड बन गया। ठीक है, अब मैं आपको बोल देता हूं जीरो ऑर्डर के लिए बताइए यूनिट क्या होंगी रेट कांस्टेंट की फॉर जीरो ऑर्डर। कैसे करोगे? n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएंगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताइए क्या होंगी? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की जगह पे 1 पुट कर देंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 पर सेकेंड, और यहां से क्या बन जाएगी? पर सेकेंड। ज्यादातर चांस है कि पर सेकेंड ही आ जाए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है सेकंड ऑर्डर के लिए बताइए, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? सेकंड ऑर्डर यानी n की वैल्यू 2। ये क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, अंदर लेके जाओ, ये क्या बन गया? मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 पर सेकेंड। अब कुछ भी हो सकता है यार, फ्रैक्शन में कर लो, 0 कर लो, जो मर्जी दिल करे वो कर लो। अच्छा ये तो बात होगी अगर आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन लेके चल रहे हो। अगर आप मान के चलो रिएक्टेंट आपका गैसियस है तो प्रेशर में बात करो, प्रेशर में बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बार की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। मान के चलो कि ऑर्डर है 3/4, कुछ भी हो सकता है, जो आपका दिल करे वो ऑर्डर मान के चलेना। 3/4 ऑर्डर है, मतलब n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3/4। तो क्या देगा? बार 1 माइनस 3/4 एंड पर सेकेंड। 4 माइनस 3 1/4, तो क्या होगा? बार की पावर 1/4 पर सेकेंड अगर आपकी रिएक्शन गैसियस है। क्लियर? अभी पेपर में आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि इस ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, इस ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, या फिर आपसे ये पूछ लिया जा सकता है, आपको यूनिट दे दी गई होंगी, मान लो कि आपसे पर सेकंड दे दी गई और आपसे पूछ लिया गया ये किस ऑर्डर के लिए यूनिट है, तो वहां पे आप क्या करोगे? ऐसे केस में आप क्या करना? लीटर की पावर प्लस 1 पुट कर देना, वहां से आपको ऑर्डर पता लग जाएगा। अब देखो यहां पे तो लीटर नहीं दे रखा, तो लीटर को 0 मान लो, प्लस 1 पुट कर दो, यानी कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की। सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं मोल मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ये कौन से ऑर्डर की यूनिट है? आपसे पूछ लिया गया, तो मैंने क्या बोला? लीटर में आप प्लस 1 लगा देना,
-1 +1 लीटर क्या हो गया 0, तो मतलब ये 0 ऑर्डर की है। ये ट्रिक याद रख लेना बहुत अच्छे से। अभी भी नहीं आई समझ में, मैं दोबारा बताता हूं। मोल की पावर -2 लीटर +2 पर सेकेंड है, इसका ऑर्डर बताना है। आप तो बता सकते हो, क्या करोगे +1 कर देना लीटर में, कुछ भी दे रखो लीटर में +1 कर देना, जो आएगा वो ऑर्डर है। +3 तो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट दे रखी है। क्लियर है? इस तरह से आप बहुत आसानी से किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट को बता सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का क्वेश्चन बड़ा फेमस बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। सर मोलिकुलरिटी तो आपने बताया नहीं, अभी कर लो, एक ही बात समझ में आ जाएगा। देखिए ऑर्डर क्या है, इट इज द सम ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग पावर का सम कर दीजिए, वही क्या कहलाएगा ऑर्डर कहलाएगा। और मोलिकुलरिटी किसे कहेंगे, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और molecules that must collide with each other to form a product. ठीक है। मोलिकुलरिटी क्या होती है कि कितने एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, H2 + Cl2 गिव्स, नाम दे देता हूं, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। मैं अगर बोलता हूं कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या है, अच्छा मोलिकुलरिटी is given by लोमा। मोलिकुलरिटी लॉ ऑफ मास एक्सचेंज से दी जा सकती है या दी जाती है। while ऑर्डर इज गिवन बाय रेट लॉ। ऑर्डर किससे दिया जाएगा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगली बात करें तो यहां से देखिए, यहां पे सनलाइट होता था ना, तो यहां से क्या होगा H2 + Cl, अगर मैं इसके रेट का एक्सप्रेशन लिखूं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, तो यहां से ऑर्डर 0 हो सकता है। और अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की टर्म में बात करूं, अभी करवाया था, H2 की पावर क्या आएगी 1 एंड Cl2 की पावर क्या आएगी 1, तो यहां से इसका ऑर्डर इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी भाई, मोलिकुलरिटी क्या होगी 2 होगी। मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो पावर दे रखी है उनका सम कर दो। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो पावर दे रखी है उनका सम कर दो। क्लियर है? ऑर्डर कैन बी 0, ऑर्डर 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी दिखाई दे रहे एग्जांपल और बहुत से एग्जांपल है ऐसे, ऑर्डर 0 हो सकता है। मोलिकुलरिटी क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट आपस में टकराए ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रिएक्टेंट को टकराना पड़ेगा या डिसोशिएट भी होना पड़ सकता है, बट 1-2 कुछ तो होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट हो ही ना। तो मोलिकुलरिटी कांट बी 0, मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, जरूरी बात। अगली बात, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। मोलिकुलरिटी कांट बी फ्रैक्शनल, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ऑर्डर को देखने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटली पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही हमें पता लगता है। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है भाई, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। और मोलिकुलरिटी क्या है, मोलिकुलरिटी
इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कैसा है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो ये था जी डिफरेंस किस किस के बीच में, ऑर्डर के बीच में। एंड आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अच्छा एक बात बोलूंगा, वो डिफरेंट ऑर्डर के लिए मैंने ना एग्जांपल दे रखे हैं, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। वो एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना, फ्रैक्शनल वाला भी, जीरो फर्स्ट ऑर्डर वाला भी, याद से। चल, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है भाई जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्वेश्चन बन जाता है, स्पेशली स्टेट बोर्ड वालों में तो डायरेक्ट दे देता है। मान लो कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, कैसे करेंगे? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन किसे बोलते हैं? जिनमें कैटलिस्ट का रोल हो, है ना। दो रिएक्शन whose rate depends upon, बहुत आसान है, एक बार ध्यान समझ लेना बस। डिपेंड्स अपॉन जीरो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, जिनकी रेट डिपेंड करती है जीरो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? जीरो कंसंट्रेशन टर्म मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं एक रिएक्शन है आर से पी बन रहा है, ठीक है, नोट से मैंने ए लिखा है, वो ए लिख लेना, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं बोलूं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के दो तरीके होते हैं ना। एक तो ये भी था जो हमने स्टार्टिंग में किया था, मैं लिख सकता हूं माइनस डी ऑफ आर बाय डी टी लिखा जा सकता है। और एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये तरीका जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग चला है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर जीरो। ये पावर जीरो क्यों हो गई भाई? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस डी आर बाय डी टी, इसको हटाएंगे के, और किसी भी चीज की पावर अगर जीरो हो तो वो चीज वन हो जाती है। इसके बाद क्या होगा? माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग? आईबीएस कर देंगे। आईबीएस बोले तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कर दीजिए। डी आर की इंटीग्रेशन क्या आएगी भाई? आर आ जाएगी। और डी टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी? टी। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कोई कांस्टेंट, हमने ये आई लिख दिया, बुक्स में सी भी लिखा हुआ है, और इसको मैं क्या बोल दूंगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा भाई? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आपको इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। आप लोग लिखोगे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, टू गेट द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू निकालनी है। आई बोले तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। और अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो टाइम को आप जीरो मानोगे। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ तो टाइम लगता होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, महीना, साल, जो भी एक बात है। बट अगर मैं टाइम को जीरो मान के चल रहा हूं तो आर मतलब क्या मानना पड़ेगा मुझे? आर नोट। इस आर नोट का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसमें जीरो चेंज हुआ है। अगर टाइम जीरो है तो आर जीरो होगा। आर जीरो मतलब जीरो चेंज इन रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट जितना था उतना ही रहेगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहां पे, टी को अगर जीरो पुट कर दिया के जीरो हो जाएगा, ये हो गया आई, और आर की जगह आर नोट पुट कर दो, माइनस हो गया ये आर नोट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर दो, क्या इश्यू है? किया, माइनस आर इक्वल्स टू के टी, और आई की जगह क्या पुट किया है? माइनस आर नोट, माइनस का आर नोट इधर ले आओ, आर नोट माइनस आर इज इक्वल टू के टी, और अगर टी के लिए लिखना चाहो तो आर नोट माइनस आर अपॉन में के। इस तरह से लिखा जा सकता है भाई। ये किसका एक्सप्रेशन है? जीरो ऑर्डर का। क्लियर? एक बार दोबारा से प्ले करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आया है तो आ जाता है भाई। स्पेशली स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बोल दूंगा मैं, सीधी की सीधी दे देते हैं वही से। आगे बढ़ते हैं और आगे एक्सप्रेशन करते हैं किसका? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया वैसे? अगर मैं बात करता हूं जीरो ऑर्डर के लिए तो आई थिंक क्या आया? आर नॉट माइनस आर अपॉन के इक्वल टू टी। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? दो रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन
वन कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर की है तो 1 होगा, सेकंड ऑर्डर की 2 होगा, थर्ड ऑर्डर की है 3 होगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहां से R से P बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन में लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रिएक्शन लिखा जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 1 कैसे आया, कोज ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस dr बाय dt इज इक्वल टू KR, R वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ, माइनस dr बाय R और ये K dt। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, IDS कर दोगे, IDS बोले तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय R के इंटीग्रेशन ऑफ dt, dr बाय R की इंटीग्रेशन क्या आएगी भाई, ln R, ठीक है, और k dt की इंटीग्रेशन t और प्लस में i, dt की इंटीग्रेशन t आ गई है। इसके बाद भाई क्या करना है, i को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। टू गेट द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे निकाली जाएगी i की वैल्यू, t को 0 मान लोगे, t को 0 मान लोगे तो r क्या होगा, r नॉट होगा, बताया था। अगर टाइम 0 दे रहे हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ टाइम लगता है, बट अगर मैं नहीं दूंगा तो r 0 माना जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, t की जगह 0 पुट कर दिया, k भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचा i और ये माइनस ln r की जगह r नॉट, माइनस ln r नॉट। अब ये जो i की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, पुट कर दीजिए, माइनस ln r इज इक्वल टू के टी और प्लस में आई की वैल्यू माइनस ln r नोट, इसको इधर ले आओ, r वाले टर्म्स को इधर ले आओ, माइनस का है इधर आके प्लस हो जाएगा, ln r नोट माइनस ln r इज इक्वल टू के टी, और t क्या होगा, अच्छा यहां से अगर मैं बात करूं log x माइनस log y, क्या होता है log x बाय y, तो हो जाएगा ln r नोट बाय r। ये क्या है, समझ में आया क्या हुआ, माइनस का ln r नोट इधर ले आए, प्लस का हो गया, ये log x माइनस log y का फॉर्मूला log x बाय y होता है, अपोन में आ गया, इज इक्वल टू क्या है kt, और यहां से अगर मैं t की बात करूं ये क्या हो जाएगा, ln कितना होता है 2.303 log, बेटा एक चीज पता है ना, सुपर फास्ट डिवीजन के लिए कर रहे हैं अभी, अपोन में क्या आ गया अभी, यहां से ये आ गया, क्लियर है, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ चुका है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं t लिखना चाह रहा हूं तो वो क्या लिखा जाएगा 2.303 बाय के log r नॉट बाय r, क्लियर होता है। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, इनके लिए हाफ लाइफ की भी बात की जाती है। अगर आगे मैं बात करूं, अभी देखो मैं सिर्फ एक्सप्रेशन करा रहा हूं, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, लगते टेंशन मत लो अभी। हाँ, हाफ लाइफ पीरियड किसे कहेंगे, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ बोले तो आधी जिंदगी, ठीक है ना। एक रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रही है तो 5 मिनट, बाकी हाफ लाइफ उसे कहा जाता है, इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस्ड, जिसमें आधा टाइम खत्म हो जाता है, उसको हम लोग हाफ टाइम कहते हैं, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस्ड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग T1/2 से। अब अगर किसी रिएक्शन में T को आप हाफ मान रहे हो, देखो R क्या था, R नोट किसे बताता है, इनिशियल कंसंट्रेशन को, और मैंने क्या बोला, इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस, आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, ये तो है जब कुछ भी खत्म नहीं हुआ, इसका आधा रह जाएगा, ऊपर से जा रही है बात। R नोट का मतलब क्या है, जीरो चेंज इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आया। T हाफ का मतलब आधे टाइम में आधा चेंज आ जाएगा, आधी लाइफ मतलब ये है कि आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, आधा रिएक्टेंट जब खत्म हो जाता है तो ये होता है। अब इसको आप जीरो ऑर्डर के लिए भी लिख लो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी लिख लो, जीरो ऑर्डर।
जीरो ऑर्डर क्या होता है, टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन के। तो ये क्या लिखा जाएगा, आर नोट माइनस आर नोट बाय 2 अपॉन के। ये टी हाफ फुट करना है, सॉरी ये टी ही था, यहां से आएगा टी हाफ। तो ये क्या बनेगा, आर नोट बाय 2 के। मैथमेटिकली इतना कर लोगे तुम, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल एक्सप्रेशन क्या था, 2.303 बाय के लॉग आर नोट बाय आर। अब ये वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह पे क्या पुट करोगे, टी 1/2 2.303 बाय के लॉग आर नोट बाय आर। आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, आर नोट बाय 2, बाय का 2 ऊपर चला गया, आर नोट से आर नोट कैंसिल, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। तो पुट कर दो 2.303 इंटू में 0.3010, ये लॉग 2 की वैल्यू है, अपॉन में के, ये कितना हो जाएगा 0.693 बाय के। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया है और ये जीरो ऑर्डर के लिए आया है, हाफ लाइफ पीरियड। इनसे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो हम देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। तो ये था आज की क्लास में, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखे, बहुत से टॉपिक देख लें, इनको अच्छे से देखो। स्टिल कुछ भी डाउट्स हो मुझे जरूर बता दीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं बचे हुए टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स के। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है भाई, और वीडियो मैंने कल भी बनाई थी, बट सारी की सारी वीडियो खराब हो गई एकदम से, कौन सी चुप हुआ। चलो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। सूडो वर्ड आप सबने सुना होगा, सूडो मीन्स होता है नकली, धोखा, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो किस तरह डिफाइन करूंगा, दोज केमिकल रिएक्शन विच आर नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दोज केमिकल रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं वो, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस दे बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं कुछ खास कंडीशंस के अंदर। क्लियर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कह लीजिए या सुक्रोज कह लीजिए। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, इसमें आपने वाटर ऐड किया, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, इसको ब्रेक डाउन किया। जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कराते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन होती है C6H12O6, C6H12O6। इट इज ग्लूकोज एंड इट इज फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज में फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं सुक्रोज बोलते हैं। एक बात, ठीक है। अब मेरी बात में फोकस कीजिए, तो मैं आपको मेन समझाना चाह रहा हूं। ये जो सुक्रोज लिया आपने, इसके लिए लेस कंसेंट्रेशन, और इसकी लोगे वेरी वेरी हाई कंसेंट्रेशन, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी 2, और 2 मोलिक्यूल इसमें रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कैसे पता चलता है, जब मैं इसकी रेट लॉ का एक्सप्रेशन दूंगा, और रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई, ये है रिएक्टेंट। अब हम क्या लिखेंगे, H2O की पावर 0 लिखेंगे, और शुगर की पावर, सुक्रोज की पावर 1 लिखेंगे। सर हम क्यों लिखेंगे इसकी पावर, क्यों, देखिए रीजन क्या है इसको ऐसा लिखने का, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकली अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसकी कंसेंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हम रेट ऑफ रिएक्शन को रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ईच रेज टू द पावर देयर एक्चुअल यूज्ड कंसेंट्रेशन टर्म, जो एक्चुअल में यूज हो गया ना वो पावर बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो तो ये तो एक्चुअल में कोई यूज ही नहीं हुई, इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अरे भाई तुम 1 ड्राम पानी का लो, एक टैंकी पानी की लेते हो, उसमें 1 दाना चीनी का डाल दो, ठीक है, और वो चीनी कितने पानी में घुलेगी, थोड़े से में घुलेगी, थोड़े से कई प्रोडक्ट बनेगा, बाकी सारा तो एज इट इज है ना, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
और रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो वो लिखूंगा जिसपे फर्क पड़ता है। फर्क किस पे पड़ा है? इस पूरे पे फर्क पड़ा है। अब मान के चलो कि दो दोस्त है, अभी जैसे आप लोग, ठीक है, आप लोग अपनी लाइफ को सही करते जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है वो गलत संगति में पड़ गया, अब आप लोग मिलते हो 8-10 साल बाद, जैसी अभी आदत है कि कॉन्ट्री करके पार्टी करते हैं, दोनों भाई बराबर बराबर का हिस्सा मिलाते हैं, तब पार्टी होती है। तो 8-10 साल बाद आप मिले, तब भी आप लोग ऐसी पार्टी कर रहे हो, चलो आप करोड़पति बन चुके हो, अरबपति बन चुके हो, और वो अभी भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, बुरी संगति में पड़ गए। अब जब पार्टी होगी तो एक्चुअल फर्क किसे पड़ेगा? करोड़पति अरबपति को तो नहीं पड़ने वाला ना, जो बिल्कुल ही पुअर है उसको फर्क पड़ेगा। तो ये बात है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम थी तो इस पे फर्क पड़ा है। तो यहां से अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर क्या होता है पता होगा आप लोगों को, सम ऑफ पावर 1 + 0 = 1। रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 है, बट इस रिएक्शन का ऑर्डर है 1। अब ये ऐसे केस कब देखने को मिलेंगे आपको, जब एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और एक की बहुत कम है। और रेट किस पे डिपेंड करेगा? जो कम अमाउंट में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, देखिए रिएक्शन के होने के लिए कई सारी थ्योरीज बनी है। एक थ्योरी है कोलिजन थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपस में कोलाइड करते हैं। ये थी कोलिजन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फॉर अ रिएक्शन टू अकर, अगर किसी रिएक्शन को होना है, रिएक्शन टू अकर, रिएक्टिंग molecules must come closer to each other and collide with each other। उन्हें आपस में कोलाइड भी करना ही पड़ेगा, टकराना पड़ेगा। ये थ्योरी ये बोलती है कि रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तभी जाके उनसे प्रोडक्ट बन सकता है। यहां से एकदम नए टर्म निकल के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? एक गिवन वॉल्यूम के अंदर रिएक्टेंट एक सेकंड में कितनी बार टकरा जाते हैं, वही उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा बार रिएक्टेंट टकराते हैं आपस में, उतनी ही फास्टर रिएक्शन होती है। क्या बोलेंगे हम लोग? कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे बोला जाएगा? नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस, नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम के अंदर भाई कितनी बार रिएक्टेंट आपस में टकरा जाते हैं, कोलाइड करते हैं, यही क्या है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। अब एक बात मैं बताऊं कि जब हम रिएक्शंस को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बार टकरा रहे हैं, करोड़ों बार टकरा रहे हैं आपस में, उस हिसाब से रिएक्शन को जल्दी हो जाना चाहिए, बट एक्चुअल में रिएक्शन उतनी जल्दी नहीं हो पाती। तो पता लगता है कि जितनी बार रिएक्टेंट टकराते हैं तो जरूर नहीं है हर बार प्रोडक्ट भी बने। यहां से दो नई टर्म निकल के आती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट इज इफेक्टिव कोलिजन, एंड सेकंड इज इनइफेक्टिव कोलिजन। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप लोग समझने की कोशिश करना कि क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन, क्या होता है इनइफेक्टिव कोलिजन। क्या होता है, अभी आप लोगों को स्कूल का लेवल लड़ाई हो जाती है ना, किसी बात पे बाहर आगे बाहर देखेंगे इधर को, या रिसेस में मिलते हैं रिसेस में। ठीक है, अभी क्या होगा कि दो है क्लास में लड़के, उनकी लड़ाई सेट होगी कि लड़ाई करनी है, भिड़ना है आज। ठीक है, और वो रिसेस में लड़ने लग जाते हैं, एक दो मुक्के लगे, एकदम से टीचर आ गया तो छुटवा देगा। तो क्या वो कोलिजन इफेक्टिव कहला पाएगा? उसका कोई प्रोडक्ट निकला, एक दो मुक्के में ना उसका दिल शांत हुआ ना उसका दिल शांत हुआ, अभी भी उन्हें है कि नहीं मैं जी सकता था, नहीं मैं जी सकता था, ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे? इनइफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। या फिर आपने वो 10-15 वाली मैग्नेट आती थी ना, ऐसे ऊपर उछालते थे, चर्रल बोलती थी वो, है ना, अगर मैंने उनको उछाल दिया और वो ऐसे मिलती है, अब वो कोलाइड तो हुई है बट वो जुड़ेंगी नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब दूसरा केस इमेजिन करते हैं, वही दो बंदे हैं, उनकी लड़ाई होनी है, पूरी छुट्टी में होने लगी, तो वो लड़ रहे हैं, उनके दोस्तों ने छुड़वा दिया, फिर भी वो तसल्ली नहीं हो पाएगी, इसे भी हम क्या कहेंगे? इनइफेक्टिव कोलिजन। फिर एक दिन दोस्त डिसाइड करते हैं इनका डेली साइकिल इनको लड़ने देते हैं,
फिर भाई साहब वो लड़ रहे हैं, अच्छे वाला लड़ रहे हैं फुल, एंड ऐसा होगा कि एक बंदा हार मान गया। इस कोलिजन को हम क्या कहेंगे, कपड़े कुपड़े फुल फट गए, मुक मुक दिए एक दूसरे को, उस कोलिजन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उस कोलिजन को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन, कि हाँ अब रिजल्ट आ चुका है। तो इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं, दोज कोलिजन्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, जिसके प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, भाई जहां से प्रोडक्ट बने। और इनइफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं, दोज कोलिजन्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट ना बन पाए, जिसमें प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनइफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि इफेक्टिव कोलिजन दो फैक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। दो फैक्टर सेटिस्फाई हो तभी कोई कोलिजन इफेक्टिव माना जाता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला है ओरिएंटेशन फैक्टर, नोट्स होंगे आपके पास और आप प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा नोट्स में से देखना इस पॉइंट को। और दूसरा है एनर्जी फैक्टर। दो फैक्टर होते हैं भाई, ओरिएंटेशन फैक्टर एंड एनर्जी फैक्टर। अब ओरिएंटेशन मतलब कैसे वो, मतलब कह रहे हैं ना मूव कर रहे हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, डिपेंड करते हैं। मैं एक रिएक्शन की बात करता हूं, एक रिएक्शन है CO प्लस NO2, इसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है CO2 प्लस NO। अब हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब देखो अगर हम देखें कि पहले इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है, अब इस कार्बन के पास दो ऑक्सीजन है, एक्चुअल में ऑक्सीजन ने जुड़ना किससे है, कार्बन से जुड़ना है। तो कोलिजन भी किस किस का होना चाहिए, कार्बन का और ऑक्सीजन का। अगर ये ऐसे टकराएंगे तो इस कोलिजन को बोला जाएगा भाई, ओहो ये तो कोई अलग ही तीर बन गया, इस कोलिजन को बोला जाएगा इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इफेक्टिव कोलिजन बोलने वाले हैं। अब देखो प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, CO और यहां पे N और ये O, ये इफेक्टिव कोलिजन। अगर मैं इसी केस को कुछ ऐसे समझूं, सॉरी ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कार्बन, यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनका कोलिजन हो। कार्बन नाइट्रोजन को हमने नहीं जोड़ना तो वो कोलाइड करेंगे, इसको कोई फायदा नहीं है। इस कोलिजन को क्या बोलेंगे हम लोग, इनइफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इनइफेक्टिव कोलिजन। एंड डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको ऐसे कोलाइड करवा दूं, अगर हम इसका कोलिजन कुछ ऐसे करवा दें, इस कोलिजन को क्या बोला जाएगा, अगर ये टकराते हैं, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन टकराएंगे तो ये भी कोलिजन क्या कहलाएगा, इनइफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। देखो कोलिजन तो ये भी होगा, टकराएंगे तो ये भी, बट इससे हमें प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन, सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, सारे कोलिजन ऐसे नहीं होते जिससे प्रोडक्ट बने। जरूरी है कि उनकी ओरिएंटेशन सही हो, वो सही जगह से ही टकराएं। क्लियर है, मुक्का अब गोली कहीं भी लग जाए तब बंदा नहीं मरता, कुछ खास जगह गोली लगता है तभी बंदा आसानी से मरता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके बात, चलिए ये तो बात होगी किसकी, ओरिएंटेशन बैरियर की। अब अगली बात है भाई, नेक्स्ट इज एनर्जी फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए मेरी बात को। हम एक ना ग्राफ बना लेते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा बातें क्लियर होंगी, बहुत ज्यादा। यहां पे है एनर्जी, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे जहां भी आपका दिल करे, ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो हमेशा याद रखना
एक पहाड़ी क्रॉस करके जाना होता है, इसे बोलते हैं एनर्जी बैरियर। इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। एनर्जी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ सके और नए बॉन्ड को बना सके। अब पॉसिबल उसके पास इतनी एनर्जी हो, पॉसिबल उसके पास उतनी एनर्जी ना हो, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ रहे इस बात को? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अभी देखो, आप सिंपल बोल सकते थे कि सर हम ऐसे ना कर दें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना, उसको एक पहाड़ी से क्रॉस करवाना ही है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जितनी एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला जाता है भाई? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करता हूं तो कैसे डिफाइन करूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी को? इट द मिनिमम एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट मस्ट हैव टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। भैया रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए अगर उसको प्रोडक्ट बनाना है। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो वो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी से दूंगा, अतिरिक्त ऊर्जा जो दी जाएगी, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाएगा इसे? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है भाई एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट so that energy of reactant becomes equal to threshold energy। देखो, दो एनर्जी की बात की है, एक हमने किया थ्रेशोल्ड एनर्जी की और एक हमने बात किया एक्टिवेशन एनर्जी की। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि भाई अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। उस एनर्जी बैरियर तक जो पहुंचना होता है उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के पास मोस्टली वो एनर्जी नहीं होती, तो जो एनर्जी हम इसे सप्लाई करेंगे उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाएगा। याद रखना, अगर कहीं पे किसी रिएक्शन के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कौन सी बात है इंपॉर्टेंट? दैट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रिएक्शन। उतनी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, होप कि ठीक होगा। कैसे कह रहे हो सर ये बात? देखो, याद है हमने एक केस किया था, NO 2NO plus O2 gives 2NO2, 2CO plus O2 gives 2CO2। ये रिएक्शन दोनों देखने में एक जैसी लगती थी। जो पहले वाली रिएक्शन है वो फास्ट है और दूसरी वाली रिएक्शन जो है वो स्लो है। देखने में एक जैसी, बस फर्स्ट रिएक्शन फास्ट है, सेकंड रिएक्शन स्लो है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? लो है। एक और एग्जांपल समझाऊंगा और पक्का आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इसकी है लो एक्टिवेशन एनर्जी और इसकी क्या है भाई? हाई एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? हाई है। दैट्स वाई। एग्जांपल करते हैं। अभी आपको पता है ना, आपके फोन, सर का फोन खराब हो रहा है, ठीक है। मान लो कि भारत सर है, उनका फोन खराब है, उनके फोन को बेचना चाहते हैं। उनके फोन की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? 15,000 है, मान लो मार्केट वैल्यू लगा ली। और वो फोन खरीदने चले गए। कौन सा खरीदने? कोई सा भी खरीद लेते हैं। मान लो OnePlus का ही खरीद लेते हैं, 7T 7 Pro, पता नहीं उनको इतना। मान लो उसकी रेट है 45,000। ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट बनाना है तो जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मेरे पास खुद के पास अभी कितने हैं? 15,000 है। तो 45,000 का फोन लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 30,000 कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, जहां से भी, दोस्तों से, मम्मी डैडी से, जहां से भी, बच्चों से मांगूंगा।
तो मुझे मिल जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा जो मेरे पास थे वो है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो मैंने मांगे हैं, जो मैंने अरेंज किए हैं वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो 30,000 छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है बहुत, तो इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब दूसरा केस मान के चलते हैं कि मैं इस फोन को नया नहीं खरीदता, मैं सोच लेता हूं कि मैं ठीक करवा देता हूं, और ठीक करवाने में मेरे लगे हैं 3,000 रुपये। ये भी मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। बट यहां पे देखो, इस एक्टिवेशन एनर्जी में और इस एक्टिवेशन एनर्जी में फर्क है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। आई थिंक 3,000 में जल्दी अरेंज कर लूंगा और जल्दी मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, जल्दी मेरे पास फोन ठीक होके आ जाएगा। और इस केस में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा इसको अरेंज करने में, तो इस रिएक्शन में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो याद रखना हमेशा आप कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जिस रिएक्शन को एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो रिएक्शन हमेशा स्लो होती है। ठीक है, तो अभी रोल आता है किसका, कैटलिस्ट का। कई रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं और उन रिएक्शन में जैसे हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, आपने नोटिस की होगी ये बात। अभी क्वेश्चन राइज होता है कि सर वो कैटलिस्ट क्या करते हैं। कैटलिस्ट पता है ना, डेफिनेशन तो याद होगी, दोज केमिकल सब्सटेंस विच चेंज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ, जो खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने देते और रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, मोस्टली इंक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो इंक्रीज कैसे करते हैं, ये बात आती है। अब मैकेनिज्म वगैरह मैंने कैटलिस्ट का करवा रखा है सरफेस केमिस्ट्री में, बहुत अच्छे से करा रखा है, वो देख लेना। तो क्या होते हैं भाई, कैटलिस्ट चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, बाय प्रोवाइडिंग ए न्यू शॉर्टकट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैंने बताया कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एनर्जी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो कैटलिस्ट भी यही करते हैं। अब देखो ये रिएक्शन है, ये है नॉर्मल जिंदगी और यहाँ पे मिनट ऑफ जिंदगी बनाते हैं अभी, ठीक है, शॉर्टकट। वो क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या कर देता है, इस पहाड़ी में सुरंग कर देता है। ठीक है, अभी देखो यहां पे भी एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी पड़ेगी, बट अब की बार एक्टिवेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कब। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये है नॉर्मल जिंदगी, और ये है मिनटोस जिंदगी, ये है कैटालिटिक रिएक्शन। अब जो गांव वाले बहुत बड़ी पहाड़ी को क्रॉस करके जा रहे थे, वो एक सुरंग में से जल्दी पहुंच जाते हैं। कैटलिस्ट एक तरह से सुरंग ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्टकट ही तो प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकता है। भाई क्लियर हुआ, होप के अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। आर्हेनियस इक्वेशन एक्चुअल में हमें रिलेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अच्छा, आप लोगों को एक बात तो पता होगी, जब मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट में कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है विद द चेंज इन टेम्परेचर, बताई कि मैंने, याद होगा। रेट कांस्टेंट को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस भाई साहब ने एक इक्वेशन दी दैट इज के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, वेयर के इज रेट कांस्टेंट, पता होगा। मैं अब इसका वैसे एक्सप्रेशन दे रहा हूं। ई ए किसे कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एंड टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो आर्हेनियस ने क्या किया, अभी देखो क्या होता है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अभी यार ये गांव में ना सब्जी बेचने भी क्या आते हैं, डीजे बजा के आते हैं, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो और शाम को कुत्ते भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, बड़ी दिक्कत होती है गांव की जिंदगी में भी। चलिए, तो बेटा जी ये है, इसको हटाते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही बन जाएगा के इज इक्वल टू ए ई की
पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे आर्हेनियस, भाई साहब ने इक्वेशन दी थी तो इसे बोल देते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। होप कि मेरी स्पेलिंग सही है, और अगर गलत भी है तो माफ कर देना भाई। आर्हेनियस कांस्टेंट है। तो अभी क्या करेंगे, टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड ln लेंगे। क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू ln a डॉट e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अभी क्या होगा, लोग वाला फॉर्मूला लगा दो, ln k ये मल्टीप्लाई में प्लस में हो जाएगा ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। फॉर्मूला ध्यान है ना लोग के, लोग x इंटू वाई क्या होता है, लोग x प्लस लोग y। अभी क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी ln a, ये पावर आगे आ गई माइनस ई ए बाय आर टी, और ये ln e जो कि हो जाने वाला है 1। तो क्या होगा, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। यहां से आप दो कंडीशन मान के चलोगे, एट टेम्परेचर T1 एंड एट टेम्परेचर T2। फोकस करना मेरी बात पे कि रिलेशन किस किस में है, टेम्परेचर में और रेट कांस्टेंट में। तो इन्हीं दोनों की वैल्यू चेंज होगी। कैसे होगी, फोकस कीजिए। ln जब टेम्परेचर T1 है तो k क्या हो जाएगा, K1 ln a माइनस ई ए बाय आर T1, और जब टेम्परेचर T2 हुआ ये क्या बन जाएगा, ln K2 इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर T2। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। एंड ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेटिंग इक्वेशन 2 माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, इस साइड वाले में से इस साइड वाला माइनस कर दोगे ना, ये क्या बन जाएगा, ln a माइनस ई ए आर T2 माइनस ln a, और ये प्लस ई ए आर T1। ln a से ln a कैंसिल, log x माइनस log y क्या बनेगा, log x बाय y है ना, ln K2 माइनस ln K1 ln K2 बाय K1। और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस वाले को आगे कर दो, ई ए बाय आर T1 माइनस ई ए बाय आर T2। क्लियर होता है। ln की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 log K2 बाय K1। यहाँ पे ई ए बाय आर को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो यहां से अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए बाय आर, यहाँ पे क्या लिखो इसको, ई ए बाय ये 2.303 आर, और यहाँ पे T1 T2 और ये T2 माइनस T1। तो भैया ये थी आपकी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट जो मेरी साइड से है, आर्हेनियस इक्वेशन। अभी इसके करेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल, अच्छे से देख लो इसको। थैंक यू सो मच। सब कुछ समझ में आ गया हो, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दो, करते हैं इसको डिस्कस। थैंक यू सो मच।